हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का अपने YouTube चैनल SKC डिफेंस एकेडमी पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इकोनॉमिक्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है आपकी एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स से किस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर 6 से 7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे इकोनॉमिक्स से। कहाँ से मिलेंगे दोस्तों? इकोनॉमिक्स से। और कई शिफ्ट में तो दोस्तों 7 से 10 क्वेश्चन हो जाते हैं इनकी संख्या। बात करते हैं दोस्तों अभी हम एयरफोर्स की। तो एयरफोर्स के अंदर दोस्तों कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी आता है दोस्तों एयरफोर्स के अंदर। बात करें CHSL की, CGL की, बात करें GD की, बात करें MTS की, तो दोस्तों इनमें भी आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो इकोनॉमिक्स से देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 50 में से केवल सिर्फ 6 से 7 क्वेश्चन तो केवल इकोनॉमिक्स से ही आ जाएंगे। पीछे कितने बचे दोस्तों? 43 क्वेश्चन बचे, वो आपके साइंस से भी आएंगे, करंट अफेयर्स से भी आएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से भी आएंगे। तो मेजर पार्ट रखता है इकोनॉमिक्स 6 से 7 क्वेश्चन। तो ये बहुत पढ़ना बहुत आवश्यक है दिल्ली पुलिस वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो उन्हीं के लिए हम अपने YouTube चैनल SKC डिफेंस एकेडमी पे इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए, ताकि आपके पास आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी इकोनॉमिक्स पढ़ सकें। दोस्तों, आपको YouTube के ऊपर या ऑफलाइन कोचिंग में कहीं भी हम जिस प्रकार से इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, जिस लेवल की इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाऊंगा, बेसिक से एडवांस लेवल की, वैसे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, चाहे आप किसी भी कोचिंग में चले जाइएगा, ऑफलाइन में या ऑनलाइन में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। टॉपिक रहेगा अपना, विषय रहेगा इकोनॉमिक्स। क्या रहेगा दोस्तों? इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है अर्थशास्त्र। क्या कहा जाता है दोस्तों? अर्थशास्त्र, इसे हिंदी में कहा जाता है। बात करेंगे कि अर्थशास्त्र जो शब्द है उसका निर्माण कहाँ से होता है। तो जो अर्थशास्त्र शब्द है उसका निर्माण 2 शब्दों से मिलकर होता है। पहला आपका शब्द है अर्थ। क्या शब्द है दोस्तों? अर्थ। दूसरा शब्द है दोस्तों आपका शास्त्र। क्या शब्द है दोस्तों? शास्त्र। न कि दोस्तों शस्त्र। क्या शब्द है? शास्त्र शब्द है। और पहला है अर्थ। तो दोस्तों अर्थ का अर्थ होता है धन, और जो शास्त्र है इसका अर्थ होता है अध्ययन करना। क्या अर्थ होता है दोस्तों? अध्ययन करना शास्त्र का अर्थ होता है। अभी बात करते हैं जो आपका अर्थशास्त्र है उसका सामूहिक रूप से अर्थ क्या होता है। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ, अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ। दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप जब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको उसका नॉलेज होना आवश्यक है। उसका जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए। यह आपको अपने घर पे भी पूछ सकता है कोई कि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको वहां पे शर्मिंदा न होना पड़े, इसीलिए मैं आपको बेसिक से एडवांस तक लेकर चलूंगा। ऐसा नहीं कि कुछ चीजें स्किप करता हुआ चलूं। दोस्तों हम बेसिक से पढ़ने वाले हैं और एक बेहतरीन लेवल पे इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, अर्थशास्त्र जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका धन का अध्ययन करना। क्या होता है दोस्तों? धन का अध्ययन करना। धन का अध्ययन करना, इसका क्या होता है दोस्तों? शाब्दिक अर्थ होता है। अभी बात करेंगे दोस्तों जो आपका अर्थशास्त्र है उसका शाब्दिक अर्थ हो गया। वो हिंदी का जो शब्द है हमने अर्थशास्त्र उसके बारे में जान लिया। अभी बात करेंगे जो आपका इकोनॉमिक्स। क्या है आपका वर्ड? इकोनॉमिक्स। जो इंग्लिश का वर्ड है उसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये शब्द कहाँ से लिया गया है। कौन सी भाषा दोस्तों? यूनानी या ग्रीक भाषा। कौन सी दोस्तों? यूनानी या ग्रीक भाषा का ये शब्द है। कौन सा शब्द है दोस्तों? इकोनॉमिक्स यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। और जो इसकी उत्पत्ति है वो एक वर्ड है इंग्लिश का या ग्रीक का, हम बोल सकते हैं OKIONOMIA, ओकोनोमिया। हिंदी वालों के लिए लिख देता हूं ओकोनोमिया। क्या वर्ड है दोस्तों? ओकोनोमिया। इससे इकोनॉमिक्स जो वर्ड है
इसकी उत्पत्ति हुई है। ये जो ओकोनोमिया वर्ड है ये ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा का एक शब्द है और इसकी उत्पत्ति इकोनॉमिक्स के हुई है। अभी बात करते हैं जो आपका ओकोनोमिया ग्रीक भाषा का शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज कि जो अपने संसाधन है उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाए, ये इसका अर्थ हो जाएगा। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिक्स और इसका जो हिंदी अर्थ होता है अर्थशास्त्र, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी बात करते हैं, आप सभी ने हिस्ट्री के अंदर एक अर्थशास्त्र पुस्तक के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है दोस्तों? अर्थशास्त्र पुस्तक के बारे में आप सभी लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। हिस्ट्री के अंदर ये पुस्तक आती है दोस्तों, और जो ये पुस्तक आती है इसका जो वर्णन है वो हमें मौर्य जो वंश है, मौर्य वंश में देखने को मिलता है। मौर्य वंश के दोस्तों एक राजा हुए थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हुए थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्हीं के एक प्रधानमंत्री थे। कौन थे दोस्तों? प्रधानमंत्री थे और उनका नाम था चाणक्य। क्या था दोस्तों? प्रधानमंत्री का नाम था चाणक्य। और दोस्तों चाणक्य को एक अन्य नाम से जाना जाता है कौटिल्य। क्या नाम से जाना जाता है दोस्तों? कौटिल्य। और दोस्तों चाणक्य की ये पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक है। बात करते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र का संबंध इकोनॉमिक्स से बिल्कुल भी नहीं है। इकोनॉमिक्स है उससे अर्थशास्त्र जो पुस्तक है चाणक्य की, उसका रिलेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। दोस्तों जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसका रिलेशन है राजनीति से। किससे है? राजनीति विज्ञान जो आपकी होती है उससे अर्थशास्त्र का जो पुस्तक है उसका संबंध है। और दोस्तों जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसके अंदर बताया गया है कि राजा को शासन किस प्रकार से करना चाहिए, किस ढंग से राजा को अपनी प्रजा के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, राजा को अपने राज्य को किस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए, क्या क्या काम करने चाहिए, उसकी राजनीति को कैसे बनाए रखना चाहिए, इन सभी डिटेल्स के बारे में अर्थशास्त्र पुस्तक के बारे में अंदर बताया गया है। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है अर्थशास्त्र। एक अन्य पुस्तक हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं अर्थशास्त्र, ये केवल एक पुस्तक है। और दोस्तों ये क्या है? एक पुस्तक है। और जो ये इकोनॉमिक्स है ये एक विषय है। क्या है दोस्तों? ये अलग से एक विषय है। इसका संबंध अर्थशास्त्र जो पुस्तक है चाणक्य की उससे बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपको अलग रखना है और इसको अलग रखना है। दोस्तों एग्जामिनर आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन पूछता है कि चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध निम्न में से किससे है? निम्न में से किससे है? एक ऑप्शन में आपको दे देता है राजनीति विज्ञान, एक में दे देता है आपको अर्थव्यवस्था। इस प्रकार से जो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उनमें एक राजनीति डालेगा और एक अर्थशास्त्र डालेगा। तो अर्थशास्त्र का नाम सुनते ही 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था पे टिक लगा के आ जाते हैं। और जब बाहर आके अपना मार्क्स देखते हैं कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए, तो उनका 1 नंबर तो सही उत्तर का, गलत उत्तर का, और एक जो 1/4 अगर माइनस मार्किंग है तो वो नंबर भी वो खो देते हैं। तो दोस्तों आपके साथ कभी ऐसा न हो। अर्थशास्त्र अगर चाणक्य की पुस्तक आए तो उसका संबंध किससे है? राजनीति विज्ञान से। और जो इकोनॉमिक्स है वो एक अलग ही सब्जेक्ट है। अभी बात करेंगे दोस्तों जो आपका इकोनॉमिक्स है उसकी समस्याओं के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों? इकोनॉमिक्स की समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो बात करते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं। क्या क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र की कितनी केंद्रीय समस्याएं हैं। 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा 3। क्या मिलेगा दोस्तों? 3 आपको एक ऑप्शन मिलेगा। और आपको मैं बता देता हूं कि अर्थशास्त्र की 3 केंद्रीय समस्याएं हैं। कितनी केंद्रीय समस्याएं हैं दोस्तों? 3 केंद्रीय समस्याएं हैं। अभी बात करते हैं कि अर्थशास्त्र की 3 केंद्रीय समस्याओं में कौन कौन सी 3 समस्याएं आती हैं। तो पहली जो आपकी समस्या आती है वो आती है क्या उत्पादन करें। क्या आती है दोस्तों? क्या उत्पादन करें। जो सेकंड समस्या आती है वो आपकी आती है कैसे उत्पादन करें। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें। 2 समस्याएं होगी अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं के अंदर। तीसरी हम बात करेंगे किसके लिए उत्पादन करें। क्या आती है दोस्तों?
किसके लिए उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर जो रिसोर्सेज हैं, क्या है दोस्तों, रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं वो क्या है दोस्तों, लिमिटेड है। संसाधन क्या है दोस्तों, लिमिटेड है। सीमित संसाधन हमारे पास अवेलेबल है। क्या है दोस्तों, सीमित संसाधन हमारे पास अवेलेबल है। चाहे आप वो जल ले लीजिए, चाहे कोई खनिज पदार्थ ले लीजिए, कोई लवण ले लीजिए, सभी क्या चीजें क्या है, रिसोर्सेज हैं और वो हमारे पास क्या है, लिमिटेड। लेकिन दोस्तों जो आज का मानव है उसकी जो चाहते हैं, जो उसकी चाह है वो क्या है, चाह है असीमित है। चाह है क्या है, असीमित है। जो लिमिट्स, सॉरी दोस्तों, जो वांट्स है, वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है, लेकिन जो आपकी चाह है, आपको क्या क्या चाहिए वो क्या है, असीमित है। तो इन दोनों को अंदर बैलेंस बनाने के लिए क्या दोस्तों, बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का जो अध्ययन है वो हमें इसको बैलेंस करने के लिए करना जरूरी है। तो यही बात अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं में हम डिस्कस करते हैं कि क्या उत्पादन करें, व्हाट प्रोड्यूस, व्हाट प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें। सेकंड बात करते हैं, समस्याओं के अंदर जब बात होती है तो कैसे उत्पादन करते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। थर्ड बात आती है किसके लिए उत्पादन करें, हमने क्या उत्पादन करना है ये भी डिसाइड कर लिया, कैसे उसका उत्पादन करें, फैक्ट्रियों के माध्यम से या जो लघु उद्योग है उनमें हाथों से जो काम होता है उससे उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें उसका भी सॉल्यूशन हो गया। अभी बात आती है किसके लिए उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, ये सभी हमने देख लिया। किसके लिए उत्पादन करें की बात आती है तो आती है होम टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। तो हमें आंसर मिलता है कि हमारी जनता के लिए, देश के लिए हमें प्रोड्यूस करना होगा। तो इन जो तीनों समस्याएं हैं उनका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि अर्थशास्त्र की कौन कौन सी केंद्रीय समस्याएं हैं। पहली बात आती है 3 केंद्रीय समस्याएं हैं, कौन कौन सी है ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, तो बात आती है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आप सभी ने नाम सुना होगा एडम स्मिथ। क्या नाम सुना है दोस्तों आपने, एडम स्मिथ आप लोगों ने नाम सुना होगा। इन्हीं को अर्थशास्त्र का पिता या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। अभी बात करेंगे दोस्तों एडम स्मिथ की एक पुस्तक है, एडम स्मिथ की पुस्तक। एडम स्मिथ की पुस्तक भी दोस्तों एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है और इंपॉर्टेंट दोस्तों पुस्तक आती है और इस पुस्तक का नाम है दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस। हिंदी मीडियम वाले दोस्तों के लिए लिख रहा हूं, वेल्थ ऑफ नेशंस। दोस्तों हम इसका हिंदी में अनुवाद नहीं कर सकते, राष्ट्र की संपत्ति हम इसको नहीं बोल सकते। इसका आपको हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी यही नाम याद करना होगा, वेल्थ ऑफ नेशंस। किसकी पुस्तक है दोस्तों, एडम स्मिथ की पुस्तक है। अभी बात करते हैं दोस्तों एडम स्मिथ जो है उनका एक कथन है। किसका कथन है दोस्तों, एडम स्मिथ का ही एक कथन है। कथन कुछ इस प्रकार है कि अर्थशास्त्र एक क्या है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्या है दोस्तों, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ मनी, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ मनी। अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें आपको एडम स्मिथ मिलेगा, आपको इसको टिक करके आना है और ये आपका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा, अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ, एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसका कथन है, एडम स्मिथ का कथन है। अभी दोस्तों बात करेंगे आगे, कुछ डिस्कस करते हैं कि आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तब आपने एक नाम सुना है इकोनॉमी। और जो इकोनॉमी है, एक तो आप वर्ड सुनते हैं इकोनॉमिक्स, क्या नाम सुनते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स एक तो आप वर्ड सुनते हैं, एक वर्ड आप सुनते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी दोस्तों दोनों क्या है, एक सेपरेट थिंग्स है,
दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। इकोनॉमिक्स अलग है, इकोनॉमी अलग है। दोस्तों जो इकोनॉमिक्स है उसका हिंदी अर्थ होता है अर्थशास्त्र। क्या होता है दोस्तों? अर्थशास्त्र इसका अर्थ होता है। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। जो आपकी इकोनॉमी है उससे क्या बोला जाता है दोस्तों? उससे बोला जाता है अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्थव्यवस्था इसको बोलते हैं। और दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये एक सब्जेक्ट है, ये क्या है दोस्तों? एक सब्जेक्ट है। ये एक आप सब्जेक्ट है और इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपने 12th के अंदर या कभी फिजिक्स पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, मैथ पढ़ा होगा, बायोलॉजी पढ़ा होगा। उसी प्रकार देखते हैं दोस्तों कि आप जब बायोलॉजी में जाते हैं, फिजिक्स में जाते हैं, केमिस्ट्री में जाते हैं, तो आपको एक तो थ्योरी का पार्ट होता है, एक आपका प्रैक्टिकल का पार्ट होता है। तो दोस्तों जो आपका थ्योरी का पार्ट है वो कौन सा है? इकोनॉमिक्स आपका एक थ्योरेटिकल पार्ट है और इकोनॉमी क्या है? आपका प्रैक्टिकल है। क्या है? प्रैक्टिकल। कि जो हम क्या बात करेंगे कि जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हम अर्थ या धन का अध्ययन, धन के जो सिद्धांत है उनका अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जो धन के सिद्धांत है उनका अध्ययन किस में करते हैं? इकोनॉमिक्स में। और उनको इंप्लीमेंट, उनको लागू कहाँ पे करते हैं? जो सिद्धांत है वो लागू कहाँ पे होते हैं? सिद्धांत लागू। तो जो सिद्धांत है वो लागू होते हैं अपने इकोनॉमिक्स में। तो सिद्धांत लागू कहाँ पे होंगे? इकोनॉमिक्स में। ये एक प्रैक्टिकल है किसका? इकोनॉमिक्स का। और इकोनॉमिक्स क्या है दोस्तों? एक सब्जेक्ट है, एक विषय है जिसके अंदर हम धन के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों कि क्या किया जाता है। इन्हें जब भौगोलिक क्षेत्रों में प्रयोग करें उसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्या बोला दोस्तों मैंने? कि जब हम इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र, लिख लीजिए दोस्तों, सभी लोग लिखेंगे कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को जब भौगोलिक क्षेत्र में प्रयोग में लाते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने कितना पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा था हमने इकोनॉमिक्स क्या है। तो हम सभी ने देखा था कि इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र कहा जाता है। इकोनॉमिक्स क्या है? जो इंग्लिश वर्ड है वो ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा का शब्द है जिसका उत्पन्न ओकोनोमिया जो शब्द है उससे हुआ है। ओकोनोमिया का अर्थ हमने पढ़ा था मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक से, एग्जाम में उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो उसका संबंध किससे है दोस्तों? चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक का राजनीति विज्ञान से। उसके बाद में हमने अर्थशास्त्र की केंद्रीय जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में डिस्कस किया। तो केंद्रीय समस्याएं थी 3। पहली थी क्या उत्पादन करे, सेकंड थी कैसे उत्पादन करे, तीसरी थी किसके लिए उत्पादन करे। फिर हम लोगों ने पढ़ा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एडम स्मिथ को। उसके बाद में हमने देखा कि एडम स्मिथ की एक पुस्तक आती है, एग्जाम में पूछ ली जाती है, वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या पुस्तक थी? वेल्थ ऑफ नेशंस। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो एडम स्मिथ है उनका एक कथन था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। नेक्स्ट हम लोगों ने अभी बात की इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है। इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र कहा जाता है, इकोनॉमी को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये एक सब्जेक्ट के रूप में है, ये इसका प्रैक्टिकल है। यहाँ पे हम सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, यहाँ पे हम सिद्धांत लागू करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को जब भौगोलिक क्षेत्र में प्रयोग में लाते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आई होप दोस्तों जितना हमने अभी तक पढ़ा है वो आपको याद हो गया होगा और उसके आपने नोट्स बना लिए हैं। दोस्तों जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और सभी पॉइंट से एक एक क्वेश्चन दोस्तों बनता है। तो किसी भी पॉइंट को दोस्तों मिस मत कीजिए, सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए ताकि आपके पास आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों जो दिल्ली पुलिस वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारी को 100 गुना बढ़ा दीजिए क्योंकि उनकी एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और बीच में दीपावली का त्यौहार भी आ जाएगा दोस्तों। तो अपनी तैयारी को बहुत ही आपको तीव्र तरीके से, फास्ट तरीके से बढ़ाने की आवश्यकता है। दोस्तों अभी बात करेंगे
टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के प्रकार। क्या बात करेंगे? सॉरी दोस्तों, इकोनॉमिक्स नहीं, हम इकोनॉमिक्स के जो टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अर्थशास्त्र के प्रकार क्या है? अर्थशास्त्र के प्रकार। तो आपको यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका अर्थशास्त्र है उसके 2 प्रकार है। कितने टाइप्स हैं दोस्तों? 2 टाइप्स हैं। पहला आपका टाइप आता है मैक्रो। क्या आता है दोस्तों? मैक्रो। और सेकंड जो आपका टाइप आता है वो आता है माइक्रो। कौन सा आता है दोस्तों? माइक्रो। एक पार्ट मैंने आपको बताया मैक्रो, सेकंड मैंने आपको बताया माइक्रो। तो दोस्तों जो माइक्रो है उसको बोला जाता है वेस्टी। क्या बोलते हैं हिंदी में? वेस्टी इसको बोलते हैं। और जो मैक्रो है उसको हिंदी में क्या बोला जाता है दोस्तों? समष्टि। क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में इसको बोला जाता है समष्टि। और माइक्रो को क्या बोला जाता है दोस्तों? वेस्टी बोला जाता है। अभी बात करते हैं दोस्तों माइक्रो के अंदर क्या क्या आता है और मैक्रो के अंदर हम इकोनॉमिक्स को किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे कि मैक्रो के अंदर इसको किस प्रकार से हम इसके अंदर किसका अध्ययन करते हैं। तो आपको बात बताता हूं दोस्तों, जो मैक्रो है इसे आय का सिद्धांत क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे आय व रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। आय व रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे आय व रोजगार का सिद्धांत इसे कहा जाता है। और दोस्तों जो आपका माइक्रो है इसे कहा जाता है मांग व आपूर्ति का सिद्धांत। क्या कहा जाता है दोस्तों? मांग व आपूर्ति का सिद्धांत। दो का अर्थ होता है दोस्तों, मैक्रो का अर्थ होता है इसे आय व रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। माइक्रो जो वेस्टी है उसको मांग व आपूर्ति का सिद्धांत कहा जाता है। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसको जो आपका मांग व आपूर्ति का सिद्धांत है इसे कीमत का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ प्राइस भी कहा जाता है। और जो आपका मैक्रो है, समष्टि है, उसे कहा जाता है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम प्रिंसिपल। दोनों आपको मैंने बता दिए हैं और आप दोनों समझ भी गए होंगे। दोस्तों अभी तक हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स 2 टाइप्स हैं, एक मैक्रो दूसरी माइक्रो। मैक्रो को कहा जाता है समष्टि, माइक्रो को कहा जाता है वेस्टी। बात कर लेते हैं मैक्रो। तो इसे आय व रोजगार का सिद्धांत कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम प्रिंसिपल। मैक्रो जिसे वेस्टी कहा जाता है उसे कहते हैं मांग व आपूर्ति का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्राइस भी इसका नाम है। ये इसको हम बोलते हैं कीमत का सिद्धांत, या हम इसको बोल सकते हैं डिमांड्स का डिमांड प्रिंसिपल। अभी बात करते हैं दोस्तों, हमने जिस प्रकार से इकोनॉमिक्स के फादर के बारे में पढ़ा था कि मैक्रो के भी कोई फादर होंगे जिसने इसका डिवाइड किया, एक माइक्रो है तो इसका भी कोई फादर होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि माइक्रो के फादर कौन है। किसकी बात करेंगे दोस्तों? माइक्रो के फादर के बारे में। तो माइक्रो के जो आपके फादर है वो हो जाएंगे अल्फ्रेड मार्शल। कौन हो जाएंगे दोस्तों? अल्फ्रेड मार्शल को क्या कहा जाता है दोस्तों? फादर ऑफ माइक्रो या वेस्टी का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? अल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है। अभी बात आती है आपकी कि मैक्रो का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मैक्रो का पिता कहा जाता है फादर ऑफ मैक्रो। फादर ऑफ मैक्रो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यह कहा जाता है दोस्तों J.M. किन्स को। किसे कहा जाता है दोस्तों? J.M. किन्स को। दोनों नाम आपको याद रखने दोस्तों, मैक्रो का पिता J.M. किन्स, माइक्रो का पिता अल्फ्रेड मार्शल। और जो दोस्तों कभी कभी हिंदी वाले नाम भी पूछ लेता है तो सभी को आपको मैक्रो, माइक्रो, समष्टि, वेस्टी नाम भी साथ में याद रखने हैं। इनको ये नाम से भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आय व रोजगार के सिद्धांत के पिता कौन है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए J.M. किन्स।
और आपको पूछ लिया जाए कीमत के सिद्धांत के पिता या मैक्रो या माइक्रो के जो पिता है वो कौन है, तो वो है एल्फ्रेड मार्शल। दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम कि जो अर्थशास्त्र है उसके कितने क्षेत्र हैं। दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अलावा हमने जो अर्थशास्त्र है उसकी केंद्रीय समस्याओं के बारे में जाना। अभी जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, उसके कितने क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज में लेते हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बात आती है दोस्तों अर्थव्यवस्था। अभी बात करेंगे दोस्तों हम अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो हमने दोस्तों इकोनॉमी पढ़ा था उसके अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो बात करते हैं दोस्तों एरियाज ऑफ या सेक्टर्स ऑफ, क्या बोल सकते हैं हम इसको इंग्लिश में, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो दोस्तों इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में दोस्तों, 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला जो आपका क्षेत्र आता है वो आता है प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा आता है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र। सेकंड जो आपका आता है वो आता है द्वितीयक क्षेत्र। कौन सा आता है दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र। तीसरे की बात कर लेते हैं दोस्तों तो वो आता है तृतीयक क्षेत्र। कौन सा आता है दोस्तों, तृतीयक क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है। अभी बात करेंगे दोस्तों कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है, तृतीयक क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है, इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कृषि क्षेत्र। दोस्तों सबसे पहले हम जानने वाले प्राथमिक क्षेत्र के बारे में कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है। तो इसका दूसरा नाम है कृषि क्षेत्र। क्या नाम है दोस्तों, कृषि क्षेत्र इसका दूसरा नाम है। इसके अलावा बात करें तो इसको प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा इसका उत्पादन होता है। इसमें जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा उत्पादों का उत्पादन किसके अंदर होता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर होता है। और दोस्तों बात करें कि ये प्राथमिक जो क्षेत्र है वो हमें कितने % रोजगार देता है, तो दोस्तों ये इंडिया के अंदर लगभग 51% रोजगार उपलब्ध करवाता है। 51% रोजगार उपलब्ध करवाता है। दोस्तों आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो कृषि क्षेत्र है उसके अंदर हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 51% रोजगार अवेलेबल केवल कृषि क्षेत्र से करती है। इसके अलावा हम बात करते हैं अपनी जो जीडीपी होती है, क्या होती है दोस्तों, जीडीपी। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि जीडीपी क्या होती है। तो जीडीपी की दोस्तों फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होती है दोस्तों, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सकल घरेलू उत्पाद। क्या होती है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद, या जीडीपी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो जो अपना प्राथमिक क्षेत्र है जिसको दूसरे नाम कृषि क्षेत्र से जानते हैं वो अपना जीडीपी में कितना % योगदान देता है। तो दोस्तों जो जीडीपी में योगदान देता है ये केवल देता है 17%। 17% योगदान किस में देता है दोस्तों, ये जीडीपी में देता है। सभी बातें आप लोगों ने जान ली प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। इसका दूसरा नाम है कृषि क्षेत्र। प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा उत्पादों का उत्पादन इसके अंदर होता है। आप सभी को पता होगा जो फसलें हैं वो किस प्रकार से होती हैं, प्राकृतिक तरीके से ही उत्पादित की जाती हैं। सेकंड हमने पढ़ा कि ये कितने % रोजगार इंडिया के अंदर अवेलेबल करवाता है, तो ये 51% रोजगार इंडिया के अंदर अवेलेबल करवाता है। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों जो जीडीपी है उसके अंदर कितना % योगदान देता है। तो दोस्तों ये जीडीपी के अंदर योगदान देता है 17% का। कितना योगदान देता है दोस्तों, 17% का। और दोस्तों जो हमें द्वितीयक क्षेत्र है उसके लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों, कच्चा माल चाहिए। कच्चे माल की आवश्यकता होती है द्वितीयक क्षेत्र के लिए। किसकी आवश्यकता होती है, कच्चे माल की। तो दोस्तों जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है वो हमें कच्चे माल की आपूर्ति करता है। क्या करता है दोस्तों, कच्चे माल की आपूर्ति करता है। अभी बात आ जाती है दोस्तों कि प्राथमिक क्षेत्र के एग्जाम्पल क्या है। करते हैं दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के एग्जाम्पल्स के बारे में, उदाहरण के बारे में। तो सबसे पहले तो आप उदाहरण लिख लीजिए अपना कृषि।
क्या लिख लीजिए दोस्तों, कृषि। इसके अलावा वन लिख लीजिए, वनों से भी हम दोस्तों लकड़ी प्राप्त करते हैं, औषधि प्राप्त करते हैं, तो इनको भी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर ही काउंट किया जाता है। इसके अलावा लिख लीजिए पशुपालन, क्या लिख लीजिए, पशुपालन, मुर्गी पालन, क्या लिख लीजिए, मुर्गी पालन। जो भी प्राथमिक घटनाएं अपने पास होती है और जिन्हें हम प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा, जिन प्रक्रियाओं में प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से, जो हमें चीज़ें नेचर से प्राप्त होती हैं, वो सभी चीज़ें दोस्तों किसके अंदर आती है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आती है। दोस्तों बात करते हैं अभी द्वितीयक क्षेत्र के बारे में कि द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किन किन नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो आपका द्वितीयक क्षेत्र है उसे एक नाम, अन्य नाम से जाना जाता है औद्योगिक क्षेत्र। क्या कहा जाता है दोस्तों, औद्योगिक क्षेत्र। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, औद्योगिक क्षेत्र। एक और नाम है दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र का, वो है विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र क्या नाम है दोस्तों, पहले हमने पढ़ा था द्वितीयक क्षेत्र, उसके दो नाम है, औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा विनिर्माण क्षेत्र। और दोस्तों अभी बात करते हैं दोस्तों जो हमें रॉ मटेरियल, मैंने आपको बताया कि प्राथमिक क्षेत्र में हमें क्या प्राप्त होता है, कच्चा माल की आपूर्ति करता है। जो कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र, कच्चे माल से उत्पाद का निर्माण, कच्चे माल से उत्पाद का निर्माण कौन से क्षेत्र में होता है दोस्तों, जो आपका द्वितीयक क्षेत्र है उसके अंदर कच्चे माल से उत्पाद का निर्माण होता है। दोस्तों जो आपको पॉइंट बता रहा हूं उन सभी पॉइंटों को नोट डाउन करते चलिए, एक एक पॉइंट में एक एक क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों कि जो कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है उससे उत्पाद का निर्माण कौन से क्षेत्र में होता है, द्वितीयक क्षेत्र में होता है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है। और दोस्तों इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में बात करें तो उनमें जो आपका पहला आता है, उदाहरण लगा लीजिए दोस्तों, एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल में आपका आता है विद्युत, क्या आता है दोस्तों, विद्युत। आपका दोस्तों आ जाता है जल, और आपका आ जाता है दोस्तों गैसें। ये किसके उदाहरण है दोस्तों, आपके द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण है। इसके अलावा दोस्तों आप जो बात करें तो इसका जो विद्युत आपूर्ति है, विद्युत है, जल है, गैस है, इत्यादि किसके एग्जाम्पल है, द्वितीयक क्षेत्र के। दोस्तों हम लोगों ने दो क्षेत्र कंप्लीट कर लिए, दो सेक्टर कंप्लीट कर लिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। अभी दोस्तों बात करेंगे तृतीयक क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों जो आपका तृतीयक क्षेत्र है उसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, या सर्विस सेक्टर भी इसे कहा जाता है, या सर्विस क्षेत्र या सर्विस सेक्टर। तृतीय क्षेत्र क्या है दोस्तों, सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर। इसका जीडीपी में योगदान देखें तो दोस्तों जो जीडीपी में सेवा क्षेत्र योगदान देता है वो सबसे ज्यादा देता है 54%। कितना देता है दोस्तों, 54%। प्राथमिक क्षेत्र देता है 17%। और दोनों को आप लेस कर लीजिए 100 में से, 100 - 54 - 17, वो आपका क्या आ जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान आ जाएगा अपनी जीडीपी के अंदर, सकल घरेलू उत्पाद के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि सर्वाधिक जो अपना जीडीपी के अंदर योगदान है वो कौन देता है, तो वो देता है तृतीयक क्षेत्र। सबसे कम देता है आपका प्राथमिक क्षेत्र 17%। सर्वाधिक कितना है, 54%। सबसे कम कितना है, 17%। अभी बात करते हैं दोस्तों कि जो तृतीयक क्षेत्र है उसके एग्जाम्पल क्या है। तो दोस्तों एग्जाम्पल के अंदर हम बात करते हैं आपका परिवहन। क्या आता है दोस्तों, पहला आ जाता है आपका परिवहन। सेकंड आपका आ जाता है दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी किसका एग्जाम्पल है, तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा दोस्तों जो होटल्स चलते हैं या जो वाणिज्यिक गतिविधियां हैं, कौन सी दोस्तों, जो वाणिज्यिक गतिविधियां हैं, सामान को खरीदना, बेचना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, वो भी किसके अंदर आता है दोस्तों, तृतीय क्षेत्र के अंदर ही आता है। और दोस्तों इसके अंदर सबसे जो ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है बैंकिंग सेक्टर। क्या पूछा जाता है, बैंकिंग सेक्टर का संबंध किस क्षेत्र से है। एक क्वेश्चन तो यहां से पूछता है कि बैंकिंग सेक्टर का संबंध किससे है, एक ये पूछता है दोस्तों कि कृषि क्षेत्र का संबंध किससे है। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए कि जो कृषि क्षेत्र है उसका संबंध है प्राथमिक क्षेत्र से, और जो आपका बैंकिंग है उसका संबंध है तृतीयक क्षेत्र या जिसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों अभी बात करते हैं कि जो अपने वैज्ञानिक हैं, नए वैज्ञानिक हैं, जो आधुनिक जो अपनी इकोनॉमिक्स है उसके अंदर दो अलग क्षेत्रों के बारे में भी डिस्कस किया जाता है। जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र है इकोनॉमिक्स के वो तो कितने हैं दोस्तों, 3 सेक्टर है। पहला प्राथमिक, सेकंड द्वितीयक, थर्ड
तृतीयक क्षेत्र। पहले क्षेत्र को कहा जाता है आपका कृषि क्षेत्र, या जो आपका सेकंड क्षेत्र है उसको विनिर्माण औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तृतीयक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आपके सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक्स के कितने क्षेत्र हैं। पहले हमने देखा प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र। और दोस्तों कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि 2 क्षेत्र और नए जोड़ दिए गए हैं, उनमें आता है पहला चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र दोस्तों, लेकिन उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए मैं वो आपको स्किप करवा रहा हूँ, वो नहीं करवा रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में वो भी मैं आपको करवा दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर चतुर्थ और पंचम क्षेत्र भी हमें करवा दीजिए, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। अभी बात करेंगे नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर अर्थशास्त्र, जो आपका अर्थव्यवस्था है, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो दोस्तों नियंत्रण के आधार पर जो आपकी अर्थव्यवस्था है उसके 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं दोस्तों? केवल 2 पार्ट है। उनमें पहला आता है सार्वजनिक क्षेत्र। कौन सा आता है दोस्तों? सार्वजनिक क्षेत्र। और सार्वजनिक क्षेत्र को दोस्तों बोला जाता है पब्लिक सेक्टर। क्या जाता है दोस्तों? पब्लिक सेक्टर। और दूसरा आता है दोस्तों निजी क्षेत्र। कौन सा आता है? निजी क्षेत्र। और इसको बोला जाता है दोस्तों प्राइवेट सेक्टर। दोस्तों 2 पार्ट है नियंत्रण के आधार पर, पहला सार्वजनिक क्षेत्र, सेकंड है आपका कौन सा? निजी क्षेत्र। दोस्तों केवल इतिहास की क्लास के अंदर हम यहीं तक रखेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के बारे में हमने जाना, इकोनॉमिक्स के बारे में हमने जाना, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है उसके बारे में हमने जाना, इकोनॉमिक्स का पिता कौन है उसके बारे में हमने जाना। नियंत्रण के आधार पर हमने लास्ट में पढ़ा कि जो अर्थव्यवस्था है वो 2 प्रकार की होती है, एक सार्वजनिक क्षेत्र की और एक निजी क्षेत्र की। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम यहीं तक रखेंगे, जो आगे का है वो कल की क्लास के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।